इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस 2 का 7th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ये इसका सेकेंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हम पेज नंबर 81 तक आ चुके थे, अभी पेज नंबर 82 से शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब सबसे पहले व्यूअर आप रहें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट ऐड की है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी वीडियो अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दी है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कैन यू रिकॉल व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक इसका मतलब क्या है? एंटी मतलब विरोध करने वाला, और बायोटिक, बायोस मतलब लाइफ को विरोध करने वाला, लाइफ की ग्रोथ को, लाइफ को मारने वाला, एंटीबायोटिक। तो देखिए ये क्या होता है एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक्स कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो किसी बैक्टीरिया और फंगी की मदद से ऑब्टेन किए जाते हैं। और किस पर्पस के लिए? किसी दूसरे बैक्टीरिया, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नष्ट करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए और उनको मारने के लिए ये एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, हार्मफुल जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे, उनको मारने के लिए। अच्छा, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन अबाउट देयर कंजम्पशन? वो लेते समय क्या केयर्स लेनी चाहिए? देखिए, एंटीबायोटिक्स लेते समय हमेशा डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है। अपने मर्जी के अनुसार नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेकर उनके प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही लेना चाहिए। एंटीबायोटिक्स का पूरा डोज लेना चाहिए। आधा डोज लेने के बाद हमें बेहतर लगने के बाद बीच में ही एंटीबायोटिक का डोज नहीं छोड़ देना चाहिए। इससे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाद में फिर से तेजी से बढ़ने लगते हैं और बीमारी जोर से वापस आ जाती है। तो पूरा कोर्स लेना चाहिए। अगर आपको बीच में ही अच्छा लगे तो फिर भी ठीक है। और फिर जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो मतलब प्रेग्नेंट वुमेन ने डॉक्टर की सलाह से लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसका फीटस पर कुछ एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। और एंटीबायोटिक्स जिनका एक्सपायरी डेट ओवर हो चुकी है वो कभी यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और अपनी मर्जी से किसी को भी एंटीबायोटिक्स की सलाह नहीं देनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर्स को ही अधिकार है वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखने का। एंटीबायोटिक्स, मेनी डिसीजेस ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स हैव बीन कंट्रोल्ड ड्यू टू एंटीबायोटिक्स obtained from different types of bacteria and fungi. Antibiotics like penicillin, cephalosporins, monobactam, bacitracin, erythromycin, gentamicin, neomycin, streptomycin, tetracyclines, vancomycin, etc. are used against various strains of gram-positive and gram-negative bacteria. तो ये अलग अलग बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज किए जाते हैं। देखिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया मतलब क्या होता है? एक ग्राम टेस्ट की जाती है बैक्टीरिया की, वो टेस्ट करते समय स्टेनिंग की जाती है बैक्टीरिया की, मतलब उन्हें कलर लगाया जाता है, वायलेट कलर। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वॉल जो होती है वो कलर रिटेन करती है बाद में, तो माइक्रोस्कोप के नीचे वो वायलेट कलर के दिखते हैं, उन्हें कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल वो रिटेन नहीं कर देती, छोड़ देती है वो रंग, तो वो होते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। रिफामाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस। टीबी के लिए रिफामाइसिन यूज किया जाता है। कैन यू टेल व्हिच डिफरेंट मटेरियल्स आर डीकम्पोज्ड इन बायोगैस प्लांट? व्हिच डिफरेंट मटेरियल्स आर डीकम्पोज्ड इन बायोगैस प्लांट? कौन से मटेरियल्स डिकम्पोज किए जाते हैं? तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, यूरिन, डंग वगैरह। ठीक है, ये डिकम्पोज किए जाते हैं। सेकंड, व्हिच यूजफुल मटेरियल्स आर ऑब्टेन थ्रू इट, व्हिच इज फ्यूल आउट ऑफ दोज? देखिए, मैन्योर ऑब्टेन किया जा सकता है, म्हणजे खाद जिसे कहते हैं, जो प्लांट्स खेती में यूज कर सकते हैं हम। ठीक है। फिर बायोगैस ऑब्टेन किया जा सकता है, मीथेन वगैरह। ठीक है। उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑकर्स थ्रू व्हिच ऑर्गेनिजम्स? कौन से
ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजिशन करवाते हैं। तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ये डिकम्पोजिशन करते हैं। मिथेनोजेनिक, मिथेनो मतलब मीथेन, जेनिक मतलब बनाने वाले, मिथेनोजेनिक मतलब मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया। ठीक है। माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स, gaseous fuel methane can be obtained by microbial anaerobic decomposition of urban agricultural and industrial waste। जो गैसियस फ्यूल मीथेन पाया जा सकता है माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन से। अर्बन कचरा जो होता है मतलब शहर का कचरा, फिर एग्रीकल्चरल कचरा, खेती के कचरा, और फिर इंडस्ट्री से निर्माण होने वाला कचरा। फिर होता है इथेनॉल। इथेनॉल एंड अल्कोहल इज अ क्लीन स्मोकलेस फ्यूल ऑब्टेन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस बाय यीस्ट सैकराइड्स, सैकरोमाइसेस। तो इथेनॉल भी इथाइल अल्कोहल जिसे कहते हैं अल्कोहल, वो अभी भी मतलब पेट्रोल में थोड़े से परसेंटेज में मिक्स करके यूज किया जाता है। वो प्योर इथेनॉल भी यूज किया जा सकता है। हाइड्रोजन गैस इज कंसिडर्ड टू बी फ्यूल ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर में हाइड्रोजन गैस पूरा फ्यूल के तौर पर यूज करने का भी प्लान शुरू किया गया है। जर्मनी में अभी पूरी तरीके से हाइड्रोजन पर चलने वाली ट्रेन शुरू की गई है जो पानी छोड़ती है। जैसे हमारी कार्स वगैरह फ्यूल जलाने के बाद, डीजल पेट्रोल जलाने के बाद धुआं छोड़ती है ना, वैसे ये जो ट्रेन है वो हाइड्रोजन को जलाने के बाद पानी छोड़ती है, मतलब उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। Hydrogen gas is released during biophotolysis of water in which bacteria perform photoreduction। biophotolysis of water, lysis मतलब हमने पढ़ा है ब्रेकिंग, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज करवाना। वाटर में क्या होता है H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो लिसिस करता है H2O का, मतलब H2 और O2 अलग होकर रिलीज होते हैं दो गैसेस। फोटोलिसिस मतलब प्रकाश की मदद से, सनलाइट की मदद से वो लिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट की मदद से वो लिसिस होता है। ये फोटोलिसिस है। बायोफोटोलिसिस मतलब जिसमें जैविक रोल होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से ये किया जाता है, इसलिए बायोफोटोलिसिस ऑफ वाटर इन विच बैक्टीरिया परफॉर्म द फोटो रिडक्शन। Similar to fuels, various industrial chemicals are also produced through microbial process. Example, various alcohols, acetone, organic acids, fatty acids, polysaccharides that are useful as raw materials in chemical industry. Some of these are useful as raw materials for plastic and food products. तो कुछ होते हैं जो प्लास्टिक और फूड प्रोडक्ट्स में यूजफुल होते हैं रॉ मटेरियल के तौर पर। ऑब्जर्व फिगर 7.7, डिस्कस अबाउट बायोफ्यूल। देखिए बायोफ्यूल कैसे होता है, बायोफ्यूल प्रोडक्शन देखिए, ये है सोलर एनर्जी पर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी मदद से जो प्लांट्स होते हैं वो फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, और वो फूड स्टोर करते हैं, इसे कहते हैं बायोमास। ठीक है। और वो प्लांट्स को काट दिया जाता है हार्वेस्टिंग के दौरान, और थ्रेशिंग के दौरान उन्हें बारीक किया जाता है। तो उस प्लांट्स में क्या होता है, वुड में वगैरह सेल्यूलोज होता है, वो सेल्यूलोज शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्जन ऑफ सेल्यूलोज टू ग्लूकोज, सेल्यूलोज का कन्वर्जन ग्लूकोज में किया जाता है। फिर शुगर जो होती है वो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लिक्विड फ्यूल प्रोडक्शन थ्रू फर्मेंटेशन, उसको इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस द्वारा, और वो इथेनॉल बायोफ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है, और वो इथेनॉल बर्न करने के बाद CO2 और H2O रिलीज होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बायोफ्यूल। बायोफ्यूल मतलब बायोस मतलब लाइफ, जो जिंदा ऑर्गेनिजम्स की मदद से पाया जाता है वो है बायोफ्यूल। Biofuel is important among the renewable source of good energy. These fuels are available in solid, that is coal, dung, crop residue, etc. Liquid, vegetable oils, alcohol, etc. अभी कुछ दिनों पहले भारत सरकार की मदद से वेजिटेबल ऑयल की मदद से हमने एक एरोप्लेन उड़ाया था, इतना मतलब प्रगति की है। गैसियस भी हो सकता है, जैसे गोबर गैस, कोल गैस, फॉर्म्स, etc. These fuels are easily available and in plenty of quantity. These are reliable fuels of the future. ठीक है। Microbial pollution control. Solid waste, sewage and various pollutants are ever increasing with increase in pollution.
तो ये तो सारी चीज़ें जो है वो बढ़ते जाएगी दिन ब दिन, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे ये चीज़ें सॉलिड वेस्ट जो है, सीवेज जो है और अलग अलग पोल्यूटेंट्स बढ़ते जाएंगे। अलॉन्ग विथ इट एवर इंक्रीजिंग डिसीजेस एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट आर द वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स। तो इसके साथ बीमारियां भी फैलती जाएगी और एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन भी होता जाएगा। ये बहुत ही गंभीर समस्या ले चुकी है विश्व के सामने। Especially cities in densely populated countries like India are affected with these problems। खासकर जो शहर है उन पर बहुत ज़्यादा परिणाम हुआ है, दुष्परिणाम इसका। Life of the future generations will be difficult if these problems are not solved at right time and to right extent। Let us see role of microbes in environment। You already know that microbes are used for disposal of solid waste through biogas plant and compost production। How urban waste that is accumulated in terms of tons may be disposed of। कैसे अब किया जा सकता है ये हम पढ़ने ही वाले हैं आगे। देखें, let us think why is it asked to segregate wet and dry waste in each home। तो वेट एंड ड्राई वेस्ट जो है वो क्यों सेपरेट कलेक्ट किया जाता है। देखिए, ओला कचरा आणि कोरडा कचरा ज्याला म्हणतात। तो जो वेट होता है, मतलब जो बायोडिग्रेडेबल होता है, वो क्या होता है, वो उसका डिग्रेडेशन करके उससे मैन्योर बनाया जाता है, कंपोस्ट खाद वगैरह, ठीक है। और जो ड्राई होता है प्लास्टिक वगैरह, वो जो कचरा कलेक्ट करने वाले भंगार वाले, कबाड़ी वाले जो होते हैं, वो कलेक्ट करके उसकी रिसाइकलिंग करते हैं, ठीक है। अगर वो मिक्स आप डालेंगे तो उस बहुत पोल्यूशन होगा और कचरा वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन अगर सेपरेट करोगे तो उसका एक का मैन्योर बनेगा और दूसरे का रिसाइकलिंग होगा। तो ये बहुत आवश्यक है, आप भी करते जाइए, हम सभी को करना चाहिए। व्हाट इज डन विद द सेग्रीगेटेड वेस्ट, क्या किया जाता है बड़े शहरों में, क्या किया जाता है, दिन में 1 या 2 बार कलेक्ट किया जाता है सॉलिड वेस्ट। फिर जो कचरा है वो म्यूनिसिपालिटी के ट्रक्स लेके जाते हैं और लैंड फिलिंग साइट्स पर, मतलब कचरा डेपो जिसे कहते हैं, वहां पर डाल दिया जाता है और वहाँ जो ड्राई वेस्ट होता है वो रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है, ठीक है। विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ ड्राई वेस्ट, इसका तो एक ही उपाय है, रीयूज एंड रिसाइकलिंग, ठीक है। अच्छा, लैंड फिलिंग साइट्स, degradable waste being accumulated in urban areas is used for this purpose। Large pits are dug in open spaces far away from the residential area and those pits are lined with plastic sheets as a precaution against pollution of soil due to leaching of toxic and harmful materials। देखिए, बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं शहर से दूर ताकि बदबू उसकी ना फैल पाए, और प्लास्टिक शीट से उसे बॉर्डर किया जाता है और उसमें वो कचरा डाला जाता है। तो इस वो सॉइल का पोल्यूशन होने से रोकने के लिए वो प्लास्टिक शीट्स लगाए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर इसका डायग्राम दिखाई गई है। मॉडर्न लैंडफिल साइट, ये एक गड्ढा है, उसमें गार्बेज कलेक्ट किया जाता है, मीथेन गैस कलेक्ट किया जाता है, जो बनता है वो सॉइल कवरी से किया जाता है। प्रोसेसिंग ऑन सीवेज, यहाँ पर सीवेज कलेक्ट करके उस पर ऐसे कलेक्ट करके वो ऊपर निकाल लिया जाता है और उस पर प्रोसेसिंग की जाती है। अच्छा, ये वेल होती है, बोरवेल किस लिए होती है? वेल टू मॉनिटर ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल किस हाइट तक है, किस डेप्थ तक है, वो देखने के लिए, ठीक है। तो ऐसी होती है मॉडर्न लैंडफिल साइट। compressed waste is dumped in the pit। It is covered with layers of soil, sawdust, leafy waste and specific biochemicals। कुछ biochemicals ऐड किए जाते हैं उनमें। Bioreactors are mixed at some places। Microbes present in solid and other top layers decompose the waste। Completely filled pit is sealed with soil slurry, मतलब मिट्टी और पानी मिक्स करके उसे कवर किया जाता है। Best quality compost is formed after few days। Such land filling sites can be reused after removal of compost। तो इससे कंपोस्ट मैन्योर प्राप्त किया जा सकता है और वो निकालने के बाद फिर से दोबारा उसमें कचरा डाल के फिर से कवर करके
नया कंपोस्ट प्राप्त किया जा सकता है, रीयूजेबल होता है वो। ऑब्जर्व द गार्बेज वैन्स ऑफ ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटी। नाउअडे there is facility of decreasing the volume of garbage by compaction in vans. Explain the advantages of this activity. तो वो जो गार्बेज वैन्स होती है वो कचरे को दबा देती है और बहुत छोटे आकार में बना देती है। इससे क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है और वो जो ऐसे गड्ढे होते हैं मॉडर्न लैंडफिल साइट्स जो होती है उसमें ज्यादा कचरा समाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए वो दबाया जाता है, कॉम्प्रेस किया जाता है। Sewage management. In villages, domestic sewage is disposed of either in nearby soil or in biogas plant. However, in cities, sewage needs to be carried to processing unit and acted upon by microbial processes. उस पर microbial process की जाती है। Microbes which can decompose any compound as well as destroy the pathogens of cholera, typhoid, etc. are mixed with sewage. तो उसमें सीवेज जो होता है मतलब जो टॉयलेट के जो वेस्ट होता है, ठीक है, वो जो वेस्ट होता है उसमें कॉलरा टाइफाइड के वायरसेस को मारने वाले वायरसेस डाल दिए जाते हैं, माइक्रोब्स डाल दिए जाते हैं। दे रिलीज मीथेन एंड CO2 बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन सीवेज। फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया डिकम्पोज द जीनोबायोटिक केमिकल्स प्रेजेंट इन सीवेज। ठीक है, अच्छा, जीनोबायोटिक केमिकल्स मतलब ऐसे केमिकल पदार्थ जो जनरली सीवेज में नहीं होने चाहिए और जो एक्सटर्नल एजेंट्स द्वारा डाले जाते हैं जिनसे काफी पोल्यूशन होता है वो। अच्छा, द स्लज दैट सेटल्स डाउन इन दिस प्रोसेस कैन अगेन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। वो नीचे जो जमा होता है वो दोबारा यूज किया जा सकता है फर्टिलाइजर के तौर पर। वाटर रिलीज आफ्टर माइक्रोबियल ट्रीटमेंट इज एनवायरमेंटली सेफ। जो पानी बाद में छोड़ा जाता है वो एनवायरमेंटली सेफ होता है, उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर बायो रिमेडिएशन ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूटेड ड्यू टू सीवेज। तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो दोबारा यूज किए जा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इंटरनेट पर मिल जाएगी। Clean technology. Human being has made a very fast progress in technology. However, environmental pollution is also increasing with same speed. तो जिस स्पीड से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उसी स्पीड से और बल्कि उससे कई ज्यादा स्पीड से पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। Let us see the ways of control over air, soil and water pollution with the help of microbes. Microbes have natural ability of decomposing man-made chemicals. जो मनुष्य निर्मित केमिकल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने की माइक्रोब्स के पास एबिलिटी होती है। हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दीज एबिलिटीज। 1. सम माइक्रोब्स रिमूव सल्फर फ्रॉम फ्यूल्स। फ्यूल्स में से सल्फर रिमूव करते हैं कुछ माइक्रोब्स जो हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए, पोल्यूशन होता है उससे, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी हार्मफुल होता है, पॉइजनस होता है। Metals like copper, iron, uranium, zinc, etc. leach into environment from low quality metalloids. These are converted into compounds before leaching with the help of thiobacilli and sulfobacilli. तो वो environment को नुकसान करते हैं और वो जैसे ये metals है वो नुकसान पहुंचाने से पहले ही ये thiobacilli और sulfobacilli जो होते हैं वो दूसरे compounds में उन्हें convert कर देते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन और रेड द न्यूज ऑफ डेड फिशेस और ऑयली वाटर एक्यूमुलेटिंग एट सी कोस्ट। व्हाई डज दिस हैपन? जब देखिए अब हमारे देश में तो ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन नहीं होता, तो जो पेट्रोलियम ऑयल होता है हम मिडल ईस्ट की कंट्रीज से मतलब सऊदी अरब से वगैरह इंपोर्ट करते हैं। वो सारा कहाँ से कैसे कैरी किया जाता है? ट्रांसपोर्ट समुद्री रास्ते से आता है। कई बार क्या होता है वो जहाज अगर उलट जाए पानी में तो वो सारा ऑयल फैल जाता है पानी के ऊपर और वो फिश के लिए, मछलियों के लिए और समुद्री जीवों के लिए बहुत हार्मफुल होता है, उससे कई सारे फिश मर जाते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। Spilling of petroleum oil occurs in ocean due to various reasons. This oil may prove fatal and toxic to aquatic organisms. It is not easy to remove the oil layer from surface of water by mechanical method. इसे remove करना भी काफी कठिन होता है। However, bacteria like Pseudomonas spp and Alcanoborax
borkumensis have the ability to destroy the pyridines and other chemicals. Hence these bacteria are used to clear the oil spills. तो ये जो होते हैं वो उसमें जो pyridines होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं एक तरह के, और बाकी के केमिकल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इससे वाटर पोल्यूशन भी कम होता है. दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, HCB. HCB डिकम्पोज द हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स मतलब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो, एंड bring about the reaction of carbon with oxygen, CO2 and water is formed in this process. Plastic bottles are formed from the chemical substance PET, that is polyethylene terephthalate polyester. Nowadays most of the urban garbage consists of plastic. आजकल के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक होता है हमारे महाराष्ट्र में, इसीलिए सरकार के द्वारा प्लास्टिक बंदी करवाई गई है. It has been observed that species like Vibrio, Ideonella, Saccharomyces can decompose the PET, that is polyethylene terephthalate polyester. Similarly, species of fungi like Actinomycetes, Streptomyces, Nocardia, Actinoplanes have ability of decomposing rubber from garbage. जो रबर होता है उसे डिकम्पोज करने की एबिलिटी होती है इन माइक्रोब्स में, फंगी. अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द एसिड रेन. एसिड रेन जो होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हमने देखा है. एंड मटेरियल्स कमिंग आउट ऑफ माइंस, माइंस में से जो आता है उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है. यू नो दैट इरोजन ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन स्टैच्यूज, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स ऑकर्स ड्यू टू इट. मतलब इससे ब्रिजेस जो होते हैं, पुल जो होते हैं, पर पुतले मतलब मूर्तियां जो होती है, बिल्डिंग्स में भी जो स्टील लगा हुआ होता है उसका इरोजन हो जाता है एसिड रेन के कारण. सल्फ्यूरिक एसिड इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया लाइक एसिडोफाइलम SPP एंड एसिडोबैसिलस फेरोक्सिडेंस. हेंस दीज बैक्टीरिया कैन कंट्रोल द सॉइल पोल्यूशन ऑकरिंग ड्यू टू एसिड रेन. तो एसिड रेन जब जमीन पर गिरता है तब ये बैक्टीरिया अगर हो जमीन में तो वो रिएक्ट करके उसको दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. इससे सॉइल पोल्यूशन कम हो जाता है. ठीक है. अच्छा, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम आर प्रेजेंट इन द वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इफ्लुएंट रिलीज्ड इन एनवायरनमेंट फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी प्लांट. तो वाटर सोल्यूबल सॉल्ट जो पानी में सोल्यूबल होते हैं, ऐसे यूरेनियम के सॉल्ट्स बन जाते हैं. एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने देखा है, उसमें जब न्यूक्लियर मतलब एनर्जी बनाई जाती है तब उस केमिकल रिएक्शन में यूरेनियम के सॉल्ट्स बन जाते हैं जो पानी में सोल्यूबल होते हैं. तो जियोबैक्टर कन्वर्ट दीज सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम इनटू इनसोल्यूबल सॉल्ट्स एंड देयरबाय प्रिवेंट दोज सॉल्ट्स फ्रॉम मिक्सिंग विद ग्राउंड वाटर सोर्सेस. तो वो कई बार रेडियो एक्टिव भी हो सकता है, तो इसलिए वो जो होता है वो यूरेनियम, ये जियोबैक्टर जो होता है वो यूरेनियम के सॉल्ट्स को कन्वर्ट कर देता है सोल्यूबल से इनसोल्यूबल सॉल्ट्स में. तो उससे क्या होता है कि वो जो ग्राउंड वाटर है उसमें मिक्स होने से रुक जाता है, और हमारे पास अगर बोर है, बोरवेल है या वेल है, कुआं है, तो उसके पानी में आने से रुक जाता है और हमारे पीने में वगैरह आने से और उसके हार्मफुल इफेक्ट से हम बच जाते हैं. अच्छा, microbes and farming. How the bacteria present in soil and root nodules of leguminous plants are useful. Leguminous plants मतलब शेंगा असलेले झाड, जैसे गवार की सेंग होती है, सेवगा की सेंग होती है, अलग अलग जो सेंग होते हैं उन्हें कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स. देखिए, ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, मतलब जो लेग्युमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स पर नोड्यूल्स होते हैं, मतलब गाठी असतात त्यांच्या मुळांवर, गांठे होती है. तो वो जो गांठे होती है उसमें ये बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे अजिटोबैक्टर होता है, एनाबिना होता है, नॉस्टॉक होता है. ये जो बैक्टीरिया क्या करते हैं सॉइल में, जो लेग्युमिनस प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही नाइट्रोजन रिच होते हैं, उनकी जो सेंग होते हैं वो. तो ये नाइट्रोजन कहाँ से आता है उसमें, वो क्या करते हैं, ये जो एनाबिना वगैरह बैक्टीरिया है जो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं जमीन में, सॉइल में और एयर में जो नाइट्रोजन होता है वो फिक्स कर देते हैं रूट नोड्यूल्स में, वो कन्वर्ट कर देते हैं
सॉलिड और लिक्विड नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट्स में, कंपाउंड्स में, और वो रूट्स में स्टोर कर देते हैं। इसके बदले में उनको क्या मिलता है, वो जो प्लांट होता है लेग्यूमिनस प्लांट, वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है उन्हें खाने के लिए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सिम्बायोसिस, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। अच्छा, इससे सॉइल काफी फर्टाइल हो जाती है और प्लांट्स को भी मतलब काफी नाइट्रोजन का सप्लाई होता है जो उनके ग्रोथ के लिए मतलब यूजफुल होता है। माइक्रोबियल इनोक्युलेंट्स, सम माइक्रोब्स कंटेनिंग इनोक्युलेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। इनोक्युलेंट्स मतलब विरजण ज्याला म्हणतात, थोड़ा सा पहले से जो हमारे पास होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको ज्यादा इसमें मिक्स करके उनका यूज करना फर्मेंटेशन के लिए। These inoculants are sprayed on seeds before sowing and some of the inoculants are released into plants. Microbes in the inoculants help in plant growth by supplying nutrients. They improve the quality of vegetarian food. Solution containing azotobacter artificial nitrogenase is used in organic farming. तो ये जो होते हैं माइक्रोब्स, वो उन सीड्स पर जब स्प्रे करते हैं हम, तो वो प्लांट ग्रोथ में मदद करते हैं, उनको आवश्यक न्यूट्रिएंट सप्लाई करके। उसमें माइक्रोब्स होते हैं जो मदद करते हैं प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए, और वो वेजिटेरियन फूड की क्वालिटी भी बेहतर करवाते हैं, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन इज ऑकरिंग ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इज प्रिवेंटेड ड्यू टू यूज ऑफ दीज सॉल्यूशंस। देखिए, कई बार केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने के बाद सॉइल पोल्यूशन होता है और एक ही केमिकल का बहुत ज्यादा मतलब प्रमाण बढ़ जाता है सॉइल में और दूसरे केमिकल्स का बहुत कम हो जाता है। तो ये रोकने के लिए माइक्रोबियल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, देखेंगे वो आगे। फ्लोरोएसिटामाइड लाइक केमिकल्स आर मिक्स्ड विद द सॉइल ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। जो होते हैं मतलब जब हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं वो तो किलर्स ही होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, किसी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए ही वो होते हैं जहरीले पेस्टिसाइड्स। तो वो जब जमीन में मिक्स हो जाते हैं तो उसमें फ्लोरोएसिटामाइड जैसे हार्मफुल केमिकल्स भी मिक्स हो जाते हैं सॉइल में, तो इससे सॉइल इनफर्टाइल भी हो सकती है। दीज प्रूव टू बी हार्मफुल टू अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज कॉज स्किन डिसीजेस टू ह्यूमन। These pesticides in the soil can be destroyed with the help of microbes. तो ये पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो नष्ट किए जा सकते हैं माइक्रोब्स की मदद से। बायो इंसेक्टिसाइड्स, ये ऑलवेज रिमेंबर। प्लास्टिक बीइंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग द गार्बेज इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीलैक्टिक एसिड। सच मटेरियल शुड बी यूज्ड एज पर नीड ओनली एंड एनवायरमेंट शुड बी सेव्ड। देखिए, ये जो प्लास्टिक होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। जो ब्लैक कलर की प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं ना बड़े बड़े शहरों में, मतलब कचरा डालने के लिए, तो वो बायोडिग्रेडेबल होती है, तो वो संभल कर यूज करनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं यूज करनी चाहिए। बायो इंसेक्टिसाइड्स मतलब जो इंसेक्ट्स का हमला होता है कई बार, कीड़ों का वगैरह। देखिए, ये कैटरपिलर अटैक कर रहा है इस पर, क्रॉप पर, और वो नष्ट कर रहा है। तो वो कैटरपिलर को मारने के लिए, कई बार उनको मारने के लिए माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं, मतलब उनको कुछ हार्मफुल डिसीज होकर वो मर जाते हैं और प्लांट बच जाता है। तो ऐसे उन्हें कहते हैं बायो इंसेक्टिसाइड्स। साइड्स मतलब मारने वाला, इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट्स को मारने वाला, बायो इंसेक्टिसाइड मतलब जीवित मतलब ऑर्गेनिजम्स जो इंसेक्ट्स को मारते हैं। Bacterial and fungal toxins which can destroy pests and pathogens can be directly integrated into plants with the help of biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी की मदद से प्लांट्स के अंदर ही ऐसे बैक्टीरिया और फंगी डाले जा सकते हैं जो उनको मतलब बीमारियों से बचाए कि ये उन पर अटैक ही ना कर पाए, ये कैटरपिलर्स वगैरह। Being toxic to insects, they do not consume the plants. Similar to bacteria, some species of fungi and viruses are useful as pesticides. कुछ जो स्पीसीज होती है फंगी और वायरसेस की, वो भी पेस्टिसाइड्स के तौर पर काम करती है, वो बहुत अच्छी होती है। स्पाइनोसैड एंड अ बाय प्रोडक्ट ऑफ
फर्मेंटेशन इज अ बायोपेस्टिसाइड, स्पाइनोसाइड नाम का एक बायो प्रोडक्ट होता है फर्मेंटेशन का, तो वो बायोपेस्टिसाइड के तौर पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब सबसे पहले व्यूअर और कमेंटर आप रहे। और हाँ, अगर आप मेरे किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी वीडियो क्लिप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक शेयर की है प्लेलिस्ट की, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।